हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स के दूसरे चैप्टर जो है हमारा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ये फ्री में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। तो इस क्लास का आपको सही मैं ये कह सकता हूँ इस्तेमाल करना है, सही उपयोग करना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि फ्री आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं तो आप इसका वैल्यू ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, अब मुझे ऐसा अनुभव भी है कि जो चीज़ें फ्री में मिल जाती है ना उसका उतना कद्र नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। तो आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं विश्वास रखता हूं। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आज के इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, इससे पहले का पहला जो चैप्टर है जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यदि नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। कलर चूज पहले मैं कर लूँ। हाँ जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आता है पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव स्थित है, n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा जी? Q/ε0 होगा, या 2Q/ε0 होगा, या NQ/ε0, या शून्य। कौन सा उत्तर इसमें से सही है ये बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ है, ये एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। एक बंद पृष्ठ में n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, मतलब n संख्या में वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब, जहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यही ना है जी कि दो आवेश होंगे, एक तो प्लस Q होगा, एक माइनस Q होगा, इनके बीच की दूरी 2L है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो ये इसमें स्थित है। तो कह रहा है कि बंद पृष्ठ से निर्गत मतलब बाहर निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होंगे। इससे कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यदि एक बंद पृष्ठ है ना, तो इसके अंदर यदि ये आवेश होंगे तो ये आवेश का जो वैल्यू होगा ना वो शून्य होगा। और यदि आवेश का वैल्यू शून्य है तो वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो φe का मान होता है वो भी 0 होता है। तो इसलिए विद्युत फ्लक्सों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हमारी हो जाएगी 0। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कि किसी बंद पृष्ठ से n द्विध्रुव स्थित है तो वहां पे बंद पृष्ठ से निकलने वाली जो विद्युत फ्लक्सों की संख्या होगी वो 0 होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। क्यों 0 होता है ना? क्योंकि एक कोई भी बंद पृष्ठ है उसके ऊपरी सतह पर ही आवेश होता है। यदि अंदर कोई आवेश हम रख भी देते हैं ना तो इस आवेश का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। और जब आवेश ही नहीं रहेगा तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई जी, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्रों के लिए कौन सी राशि क्या है? समान रहती है। तो यहाँ पे आवेश समान रहता है, ऊर्जा, विभवांतर, या क्या है? धारिता। यहाँ पे कह रहे हैं संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में, मतलब समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है जी? यही तो होता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो यही तो होता है। इस तरीके से संधारित्र, ये हमारे इस तरीके से ये हमारे संधारित्र हो गए, ये 3 संधारित्र हो गए। और ये समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं और यहाँ से हम आवेश देते हैं। तो अगर हम इसमें ये 3 संधारित्र मान लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहाँ से हमने आवेश दिया तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पे Q1 आवेश जाएगा, इधर Q2 और इधर Q3, ये 3 आवेश बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि समांतर प्लेट्स मतलब संधारित्रों के समांतर संयोजन में, ये समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान होती है? तो देखिए C1 के लिए तो आवेश है वो Q1 हो जाएगा, C2 के लिए Q2, मतलब आवेश का मान क्या होगा? समान नहीं रहेगा, प्रत्येक संधारित्र के लिए बदलता रहेगा। तो ये तो होगा नहीं। ऊर्जा यहाँ पे रहता ही नहीं है तो ये ऐसे भी नहीं होगा।
उसके बाद आता है एक है हमारा धारिता। तो ये बताइए इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, तो धारिता भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा विभवांतर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि याद रखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो विभव का मान होता है, विभव का मान होता है, विभव मतलब भी का जो मान होता है वो समान होता है। समान का मतलब है कि नियत होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब C1 संधारित्र पर भी विभव भी होगा, C2 पर भी विभव भी और C3 पर भी विभव भी होगा। तो ऑप्शन हमारा जो क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा जी, C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। और यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। देखिए इसमें ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करें हम तो यहाँ पे 100 माइक्रोफैरेड धारिता का मान दिया है, तो मतलब धारिता C का जो मान दिया है वो 100 माइक्रोफैरेड दिया है। यदि इसको माइक्रोफैरेड से फैरेड में चेंज करें तो ये 100 अगुणे ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये हमारा फैरेड हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, इसको 10⁻6 फैरेड हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो 6 में से 2 चला गया तो 10⁻⁻4 फैरेड। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले धारिता का मान आ गया, C का मान ये इतना। फिर से 100 वोल्ट यहाँ पे दिया है, मतलब V का मान दिया है 100 वोल्ट, इतना दिया है, मतलब C का मान दे दिया और V का मान यहाँ पे हमें दे दिया। ये दो चीज़ों का मान दे दिया है और कह रहा है संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। ये फॉर्मूला आपने जानते होंगे। यहाँ से अगर हम देखें संचित ऊर्जा हाफ, तो ये हमने हाफ लिख दिया, देखिए हाफ हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें C का वैल्यू कितना है जी, C का वैल्यू है 10⁻4, तो ये 10⁻4 हमने -4 लिख दिया। अब V का मान है 100, तो 100 है इसका होल स्क्वायर जो हम करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 100 × 100 कर दिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझे तो ये 1/2 हो गया और ये 10⁻⁻4 है। 100 को अगर हम चाहें, ध्यान से समझेंगे, 100 को चाहें तो 10⁻2 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा 10⁻, ये हमारा 2 है और ये भी 10⁻2 लिख देंगे। 10⁻2 10⁻2 अगर आप देखें तो ये दो मतलब 4 हो जाएंगे ना, तो ये 4 10 मतलब 10⁻, ये 4 है, तो 10⁻, ये दोनों को जोड़ देंगे, हर समान होगा तो घातों को जोड़ देंगे, तो 10⁻4 होगा। तो 10⁻4 से ये 10⁻4 कैंसिल हो जाएगा, तो वही हमने डायरेक्ट काट दिया है। बचा क्या यहाँ पे, बचा हमारा U = हाफ बचा है। हाफ का अगर भाग देंगे 2 से 1 में तो 0.5 आ जाएगा जूल, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर दिया है, यहाँ पे देखिए ऊपर ही दे दिया है, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.5 जूल। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए न्यूमेरिकल कोई भी मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ कर ही याद हो जाता है, और कुछ टॉपिक है जिसको आपको याद करना ही होता है, तो उसको हम याद भी करना पड़ेगा आपको उस टाइप के। जैसे यहाँ पे संधारित्रों की धारिता का मात्रक होता है। अब धारिता का मात्रक क्या होता है, एक तो धारिता का मात्रक होता है फैराडे, और दूसरा हमारा होता है C = Q/V होता है ना, मतलब कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो यही दो हमारा होता है जी। यहाँ पे देखेंगे कूलाम ओनली, ये तो नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा। तो देख लीजिए कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, ये इस तरीके से वोल्ट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया, या ये नहीं होता तो यहाँ पे फैराड होता, तो फैराड आप टिक करते, तो ऑप्शन हमारा D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किस धातु का परावैद्युतांक होता है, मतलब किस धातु का परावैद्युतांक होता है। यहाँ पे किसी रहेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे किसी धातु का परावैद्युतांक का जो मान होता है वो -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है या अनंत होता है। याद रखेंगे धातु का जो परावैद्युतांक मतलब K का जो वैल्यू होता है ना, वो याद रखेंगे अनंत होता है,
ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। धातु का जो परावैद्युतांक का मान होता है वो अनंत होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक गोलीय चालक की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है तो उसकी त्रिज्या होगी। एक गोलीय मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10 नहीं है, 1.0 माइक्रोफैरेड है, तो उसकी त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है इतना 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 इतना। चलिए हम करते हैं जी। तो एक गोलीय चालक है और उसकी त्रिज्या जो r का मान यहाँ पे दे दिया है, r का मान दिया है वो कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरेड दिया है, मतलब r का मान 1 माइक्रोफैरेड। अगर इसको हम चेंज करें ओनली फैरेड में, अच्छा नहीं, त्रिज्या तो मान हमसे ज्ञात करने के लिए न कहा गया है जी। थोड़ा अगर आप ध्यान से समझेंगे, गोलीय चालक की धारिता का मान इतना दिया है, मतलब इस गोलीय चालक है तो इसकी हमें त्रिज्या का मान, r का मान हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है, और c का मान दे दिया है, c का मान कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरेड। 1.0 का मतलब 1 माइक्रोफैरेड। अगर हम इसको अच्छे से करें तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करें तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये फैरेड हो जाएगा। 1 इसमें गुणा होगा तो मतलब 10⁻⁻6 और ये फैरेड हो गया। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा जी। ठीक है ना, ये हमारा c का वैल्यू हो गया जी। ठीक है, c का वैल्यू हो गया। हमें चाहिए r का वैल्यू। तो गोलीय चालक की त्रिज्या का एक हमने गोलीय चालक की धारिता का एक फॉर्मूला जानते हैं, गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता C याद रखेंगे होता है 4πε0 × r। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूले पे अगर रखें हम तो देखिए, ये अगर आप ध्यान से समझे, ये 4πε0 ये इधर गुणा में है, ये टोटल इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग करा देंगे। तो यहाँ पे हम अगर अच्छे से कहें तो ये r ये c है और ये इधर गुणा में थे, ये इधर आएंगे तो c और भाग कराएंगे तो c बाई क्या हो जाएगा, सॉरी c बाई क्या हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे c, तो c ऐसे लिख सकते हैं और इसको 1/4πε0 लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें c का मान हमें यहाँ पे दिया है 10⁻6, तो 10⁻6 हमने लिख दिया। और इसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, ये भी लिख दिया हमने। अब ये बताइए 10⁻9 में से 6 चला गया तो ये 9 × 10⁻3 बचा। और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अगर हम देखें तो 9 × 10⁻3 ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से कैसे निकाला जा रहा है ये सब आपको समझते हुए सीखते हुए चलना है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि भैया कैसे भी आ गया, ऐसा नहीं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, कोई भी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो याद रखेंगे निर्भर नहीं करती है ऐसा कौन है, तो प्लेटों की आकृति पर तो निर्भर करती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। प्लेटों के आकार पर भी निर्भर करता है तो ये भी नहीं होगा। प्लेटों पर आवेश, ये याद रखेंगे, प्लेटों पर आवेश जो है ना इस पर निर्भर नहीं करता, तो ये तो सही है। प्लेटों के बीच की दूरी, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्लेटों की बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कह रहे हैं संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर है जो निर्भर नहीं है, तो प्लेटों पर आवेश पर निर्भर नहीं है कि उस पर कौन सा आवेश होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे, हमारा सी जो ऑप्शन है ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पिकोफैरेड मात्रक है। पिकोफैरेड मात्रक है किसका जी, तो याद रखेंगे फैरेड, यहाँ पे ये याद रखना है फैराड, फैराड यहाँ पे कहे या फैराडे कहे, ठीक है ना, बात वही है। तो यहाँ पे पिको फैराड है, तो यहाँ पे मोस्टली फैराड किसका मात्रक होता है जी, धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो आवेश यहाँ पे आगे ये तो होगा नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगा, विद्युत धारिता ये हमारा आ गया जी, इसी का होगा, विद्युत फ्लक्स का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो जो दूरी है ना उनके पावर 3 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 10r के पावर -3 के अनुक्रमानुपाती होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है विद्युत क्षेत्र E। अब विभव वैद्युत विभव V में संबंध होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी मतलब यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब विद्युत विभव कहें या विभव प्रवणता कहें, उसमें संबंध जो होता है वो E = dV/dx होता है, बट यहाँ पे माइनस आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो dV/dx, x क्या है यहाँ पे, दूरी है, ये विभव है, छोटी विभव है, छोटा दूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट दिखाई दे रहा है, पहला ही E = -भी है, dV/dr है, r यहाँ पे दूरी है और x भी यहाँ पे दूरी ही है। तो संकेत अलग अलग हो सकते हैं बट यहाँ पे मतलब तो वही है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा dV/dr, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर दूरी कर दिया है यहाँ पे विभव, तो ये भी नहीं होगा, ऊपर विभव और नीचे दूरी किया है बट माइनस के चिन्ह नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे समझिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था स्थिर में हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव समांतर हो, तो उस समय पर क्या होता है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब सिंपल सी बात करें, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2l है, यह वैद्युत द्विध्रुव है। कह रहा है कि जब विद्युत क्षेत्र मतलब यहाँ पे कह रहा है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कितने डिग्री का, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा कि वैद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था पर हो, साम्यावस्था मतलब समांतर हो। तो जब ये वैद्युत द्विध्रुव ये सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर होगा तभी तो वो साम्यावस्था पर होगा ना। तो जब ये वैद्युत द्विध्रुव इसके समांतर हो जाएगा तो उस समय पर थीटा का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री होगा ना, तो यहाँ पे 0 जो मान होगा वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जब आप डीप में एनालिसिस करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। याद रखेंगे यदि आवेशित संधारित्र है ना तो उस पर कुल आवेश का मान जो होता है वो 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका 0 दे दिया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी, बढ़ेगी या घट सकती है या बढ़ सकती है या समान रहेगी। यहाँ पे कह रहा है कि दूरी को अगर हम बढ़ाते हैं, क्या कह रहा है, दूरी यदि हम बढ़ाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी या ऐसे ही रहेगी। तो स्थितिज ऊर्जा U = क्या होता है, एक याद रखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बाई क्या होता है, R होता है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर देखिए तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हम दूरी के मान को, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दूरी के मान को बढ़ाते हैं तो ऊर्जा का मान घटता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ाते हैं, दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो इस स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा घटता है। तो यही हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, घटेगा जी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, परावैद्युत का एसआई मात्रक होता है। परावैद्युतांक, यहाँ पे परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, हमने यही ना जानते हैं जी कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर -2 होता है। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे देखिए ये कूलाम स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, ये कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2 होता है। ये हमारा हो जाएगा जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर की 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके बीच प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता है। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं। तो कह रहा है कि यदि ये 3 संधारित्र हैं हमारे पास, ठीक है, 3 संधारित्र, एक है 6 माइक्रोफैरेड, एक और है 6 माइक्रोफैरेड और एक और है हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड। ये 3 हमारे पास संधारित्र हैं, ठीक है। एक है हमारा, मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो 3 संधारित्र हमारे पास उपलब्ध है। संधारित्र की धारिता कह रहे उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगा। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो सबसे कम धारिता कौन होगा और सबसे अधिक धारिता कितना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं समांतर क्रम, एक हम जानते हैं श्रेणी क्रम। तो यदि ये तीनों संधारित्र को हम समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, अगर हम इनको श्रेणी क्रम में हम इनको सभी को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ये हमारा C1, C2 और C3, ये तीनों है ना जी। तो C1 का मान हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, इसका भी 6 माइक्रोफैरेड और इसका भी 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो यदि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यही होता है श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। तो अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो 1/6 + 1/6 + 1/6 हो जाएगा। अगर हम 6 को यहाँ पे 6 एकम में 6, 1 एकम में 1, फिर से 1, फिर से 1, तो ये 1/6। और इसको अगर हम अच्छे से करें तो 1/C = 1, 1, 1 मतलब 3 हो जाएगा, भाई 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 1/2 आ जाएगा ना। 3 एकम में 3, 3 दूना 6 मतलब 1/C = 1/2। तिरिया गुणा कराएंगे तो C, ये क्या हो जाएगा, C = 2 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो C माइक्रोफैरेड, यहाँ पे अगर आप देखें कि सबसे यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए हमारा ये एक मान मिला है, जब तीनों को हमने मिला दिया है श्रेणी क्रम में तो 2 माइक्रोफैरेड आया है, ठीक है ना। तो एक तो 2 माइक्रोफैरेड आ रहा है। अब एक और हम समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। तो यदि ये तीनों को हम समांतर क्रम में ऐसे जोड़ लेते हैं, अगर हम इन तीनों को इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ ले, सभी 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और समांतर क्रम में अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो उस समय पर समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। तो C = C1 का मान है 6, इसका भी 6 और इसका भी 6, तो C का मान कितना हो जाएगा, 18 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे देख लीजिए 18 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड। तो सबसे कम तो 2 माइक्रोफैरेड, सबसे अधिक क्या हो जाएगा, 18 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम, पहले कम वाला कहा है फिर अधिकतम वाला धारिता। तो कम सबसे हमारा 2 आया है ना, तो देखेंगे आगे 2 किसका है, देखिए 2 है बट 12 यहाँ पे है, तो अधिक वाला तो 18 आया है ना। तो नीचे हम देखेंगे तो 2 माइक्रोफैरेड कम है, अधिकतम 18 है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें निकालना था। कह रहा है कि यदि 6 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र अगर उपलब्ध हैं तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता कितना होगा। तो न्यूनतम और अधिकतम धारिता समांतर और श्रेणी क्रम से हमने निकाला है और जैसे आया वो हमने बता दिया आंसर। अगला आता है गोलीय चालक की धारिता होती है। तो गोलीय चालक की धारिता याद रखेंगे C = 4πε0 × R होता है, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे कोई ऐसा दिया है, नहीं दिया है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, C = 4πε0, इसको ये आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो है C = 4πε0 R × कैपिटल R माइनस बाई क्या है, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा वैल्यू जो आएगा 4πε0 × R ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी दोनों ही गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है वायु के लिए परावैद्युत
वैद्युत सामर्थ्य है। वायु के लिए, यदि वायु के लिए पूछा जा रहा है कि परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है वो 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, यदि समान संधारित्र C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता होगी। तो देखिए समांतर क्रम में अगर C1 मतलब संधारित्र C1 को n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो जब समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, ऐसा ही नहीं होता है जी। तो n संधारित्र हैं तो n के लिए n कर दिए, और C1 है तो C1 कर दिए, तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा जी। देख लीजिए समांतर क्रम के लिए कहा था ना, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर के लिए। यदि आपसे यहाँ पे समांतर ना कहकर श्रेणी कह दिया होता है, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाता है, श्रेणी क्रम के लिए C = क्या हो जाता है, n/C1। तो n/C1 ये वाला ऑप्शन होता है आपका करेक्ट, ठीक है ना, श्रेणी के लिए, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है, किसी चालक की धारिता होती है, धारिता का हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, C = Q/V। तो Q/V यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे है C = Q/V, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर क्या होता है जी, तो यहाँ पे याद रखेंगे विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। अरे भैया V = W/Q ही तो होता है, तो यही तो है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा, सिंपल सा। तो हाँ, अगला आता है, विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx, ये हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, dV/dx। याद रखेंगे, एक और बात मैं बता दूं, विभव प्रवणता जब भी कहे ना तो उसका dV/dx होता है, और वही कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, तो E = -dV/dx लिखेंगे, ठीक है ना, समझ के। विभव प्रवणता बराबर किसके होता है, तो dV/dx के बराबर, और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पूछे तो आगे आप माइनस जरूर लगाएंगे। अगला हमारा आता है, एक बिंदु आवेश और r दूरी पर वैद्युत विभव का मान होता है, तो यहाँ पे कितना, एक बिंदु आवेश है Q और वो r दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत विभव का जो मान होता है वो V = क्या होता है, 4πε0 Q/r होता है, यह होता है जी। तो ये हमारा ऊपर आकर आप देखेंगे तो यही हमारा पहला ही सही हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे, यहाँ पे 1 फैराडे, तो यहाँ पे हम जानते हैं C = Q/V होता है। यदि इन दोनों का मान 1-1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये कहे ना सिंपल सा, तो एक फैराडे जो बराबर होता है वो 1 कूलाम और वोल्ट, नहीं, हाँ ये ऊपर वाला सही होगा, 1 कूलाम वोल्ट -1 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, देखिए फैराडे का मात्रक संधारित्र C = Q/V होता है, Q/V होता है, तो यहाँ पे 1 फैराडे अगर हमें चाहिए, 1 फैराडे संधारित्र का मात्रक होता है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे करना है तो 1 कूलाम होना चाहिए, और ये 1 कूलाम, तो 1 कूलाम हो गया। अब V नीचे है, V का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट नीचे है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो वही 1 CV इनवर्स है, तो वही 1 CV इनवर्स 1 फैराडे के बराबर हो जाएगा। अगला आता है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं समांतर पट्टिका कहें या समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र कहें, तो यहाँ पे एक याद रखेंगे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, एक इस तरीके से समांतर प्लेट है, ठीक है ना, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = होता है A/ε0/d होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर गुणा में है तो इधर उधर हो सकता है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ε0 × A/d हो गया, गुणा में है तो पहले A भी रख सकते हैं या इधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये दूरी ऊपर कर दिया है, यहाँ पे दूरी ऊपर, यहाँ पे ε0 नीचे कर दिया है, तो ये सभी नहीं होंगे, तो A करेक्ट आपका हो जाएगा।
आर त्रिज्या की पृथ्वी क्या वैद्युत धारिता होती है। देखिए यहाँ पे हमसे ये कहा गया कि आर त्रिज्या, यदि त्रिज्या आर पृथ्वी की वैद्युत धारिता, पृथ्वी एक गोलाकार है तो गोलाकार चालक की त्रिज्या होती है, तो इसके यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या, एक मान लेते हैं ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो कह रहे हैं विद्युत धारिता कितनी होगी। तो हमने बताया है ना कि गोलीय चालक यदि हो तो उसकी धारिता C = 4πε0 इंटू आर होता है, यही ना बताया जी। तो 4πε0 इंटू आर ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, या ये नहीं तो हमने बताया है कि 4πε0 स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ये भी होगा, तो ये आप टिक कीजिएगा, ठीक है। तो यही तो दोनों हमने बताया है। अगला आता है धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अगला आता है आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। आवेशी चालक की जो ऊर्जा होती है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ऊर्जा का यहाँ पे आप मान याद रखेंगे, ऊर्जा को U से भी दर्शाते हैं, ऊर्जा को E से भी दर्शाते हैं। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा U = ½ CV² होता है, यही नहीं जानते हैं जी। तो ऊर्जा को यहाँ पे E से दर्शाया गया है, तो E = क्या हो जाएगा, E = ½ CV²। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ½ CV² दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान होता है। याद रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है और ये A संधारित्र है, ये B संधारित्र है, और इनके बीच यदि हम कोई परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखेंगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए फॉर्मूला जो हमें मिला था वो हमें मिला था A∈0/d मिला था, यही मिला था। हमने एक और बात बताया था कि जब दो समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ हो तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला बताया था C = A∈0 × K/d होगा, ठीक है, जहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ है ये। तो ये K जो है ना ये समानुपाती है धारिता के। इसका मतलब यदि धारिता अगर हम परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तो वहाँ पे धारिता का मान बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो वहाँ पे धारिता क्या होगी, बढ़ेगी जी, ठीक है ना, धारिता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि धारिता के मतलब परावैद्युतांक धारिता के समानुपाती होता है। अगला आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र की शक्ति हमें पता चलता है, बिल्कुल ये सही है जी, परंतु दिशा भी तो पता चलता है, ये भी सही है। आवेश की प्रकृति पता चलता है और इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी, ये सभी पता चलता है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सब पता चलता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे विद्युत विभव अदिश राशि है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही सदिश राशि होता है, ये सही हो जाएगा। विद्युत आवेश तो सदिश राशि, ये भी सॉरी अदिश राशि, ये दोनों है ना, ई सही हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। अगला आता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की मात्रक, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है जो है कूलाम प्रति, मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ये दोनों आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा युक्ति है जो उत्पन्न करता है। तो वान डे ग्राफ जनित्र जो है ना, इससे हम लाख वो वोल्ट, मतलब लगभग 10 लाख वोल्ट के विभव को उत्पन्न करते हैं या विभवांतर हम उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिवर्ती शक्ति उत्पन्न करते हैं, नहीं जी नहीं, उच्च वोल्टता उत्पन्न करते हैं, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। अगला आता है किसी चालक की विद्युत विभव किस पर निर्भर करता है। तो कोई भी चालक है उसका विद्युत विभव है ना,
ये किस पर निर्भर करता है? तो चालक के आकार और आकृति पर, चालक के पदार्थ पर, या चालक के भार पर, या चालक के घनत्व पर। याद रखें किसी चालक की जो विद्युत विभव है वो पदार्थों की आकार और आकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मात्रक होता है। देखिए विद्युत विभव का मात्रक तो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा आ गया वोल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक समान गोले, ठीक है, गोलीय यहाँ पे होना चाहिए, गोलीय, ठीक है, एक समान गोलीय चालक की विद्युत क्षेत्र कहाँ अधिक होता है? तो याद रखेंगे बाहरी सतह पर होता है, केंद्र पर, या अंदर के किसी बिंदु पर, या पूरे क्षेत्र में समान होता है। तो याद रखेंगे एक गोलीय चालक है ना, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ पर अधिक होगा? तो याद रखेंगे इसकी बाहरी जो सतह होता है यहीं पर, यहाँ पर ही किसका मान अधिक होता है? यहाँ पर ही आवेश का मान अधिक होता है। अगर आवेश का मान अधिक है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक है। तो ये बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। और अंदर कितना होता है? केंद्र पर 0। अगला आता है धारिता का एसआई मात्रक होता है। धारिता का मात्रक तो फैराडे होता है ना, तो ये हमारा फैराडे हो जाएगा। फैराडे कहें, फाराडे कहें, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। अगला आता है किसी परिपथ में संधारित्र का कार्य क्या होता है? कार्य का क्या होता है जी? धारा को प्रवाह रोकना, या ऊर्जा को संचित करना, या प्रतिरोध उत्पन्न करना, या धारा को बढ़ाना। याद रखेंगे कि संधारित्र का जो कार्य होता है ना वो ऊर्जा को संचित करना होता है। ऊर्जा मतलब आवेशों को संचित करना, इकट्ठा करना होता है। अगला आता है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है ना। हमने बताया यह कि संधारित्र को क्या करते हैं? पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का विद्युत विभव 0 होता है, उसी से तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाता है। अगला कह रहा है दो समांतर प्लेट, संधारित्र के प्लेटों के बीच माध्यम की रिक्तिकाओं को किसी पदार्थ से भर दिया जाता है तो उसकी धारिता, मतलब वही कहा जा रहा है कि दो समांतर प्लेट क्या है? संधारित्र हैं। दो समांतर प्लेट ये संधारित्र हैं, ठीक है ना। अब प्लेटों के बीच किसी माध्यम में, रिक्तिका में किसी पदार्थ को भर दिया जाता है, इनके बीच कोई पदार्थ को भर दिया जाता है तो उसकी धारिता, अभी ने बताया जी कि धारिता जो होता है वो इसके बीच जो भरा पदार्थ है उसके समानुपाती होता है। मतलब अगर पदार्थ को भरेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंतिम आता है कि किसी संधारित्र की धारिता का क्या प्रभाव नहीं डालता? तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल, या प्लेटों के बीच, तो यहाँ पे आपका यह हो जाएगा प्लेटों के संचित आवेश, ठीक है ना, ऑप्शन सी। यहाँ पे याद रखें किसी संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव नहीं डालता? तो प्लेटों के बीच की दूरी प्रभाव डालता है, प्लेटों के क्षेत्रफल प्रभाव डालता है, प्लेटों के बीच भरे माध्यम का प्रकृति प्रभाव डालता है, परंतु प्लेटों पर आवेश कितना है ये निर्भर नहीं करता, मतलब ये प्रभाव नहीं डालता है, कोई भी आवेश हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये था जी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का हमने जो लगभग आपको कितना 42 इंपॉर्टेंट हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। इतना ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करेंगे। इसी प्रकार सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम से एक लिंक मिलेगा और केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से, तो उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप बिहार बोर्ड की, मतलब ये तो सभी आपको बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं कि देखिए बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये जरूर जान लेंगे, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जान लीजिए, ये प्रत्येक स्टूडेंटों को लेना है जी। देखिए बिहार बोर्ड में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए ये मोस्टली हम कह सकते हैं कि आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का संपूर्ण किताब का PDF नोट्स। इसमें क्या मिलेंगे समझिएगा, फिजिक्स के आपके लगभग ये 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के आपके 16 चैप्टर हैं, तो दोनों मिलाकर 31 चैप्टर हो रहे हैं।
आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। तो हम इस 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको पहले तो सब्जेक्टिव दे रहे हैं और उसके बाद हम आपको 31 चैप्टर का ही हम क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है ना। तो संपूर्ण किताब के सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब 31 अगर आप देखें तो ये 62 चैप्टर आपके हो जा रहे हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं बहुत है। इस PDF नोट्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको व्हाट्सएप पे बताना है मैसेज द्वारा कि सर हमें बिहार बोर्ड के फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, इतना आप बता देंगे। वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद आप तुरंत स्क्रीनशॉट जो होता है पेमेंट का सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। तुरंत आपको PDF नोट से व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। 1 वर्ष की उसकी वारंटी है जी। ठीक है ना, आप परेशान नहीं होंगे, 1 वर्ष की उसकी गारंटी है, आपको दिया जाएगा। चलिए जी, वो तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा। बट मान लेते हैं आपका मोबाइल रीसेट हो गया तो फिर से आपको PDF नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप फिर से ले सकते हैं। ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए आपको है जी। तो चलिए, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो अदरवाइज चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।